हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को जूनियर स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सम्मुख में आज का विषय में लेकर आया हूँ बंगाल का विभाजन। जैसे कि जानते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है हमारा जितने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो कहीं ना कहीं बंगाल का विभाजन भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो टॉपिक्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में अपने मित्र मंडलियों को भी भेज दीजिएगा, ताकि आपके जो थोड़ी बहुत ज्ञान का जो थोड़ा विस्तार हो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहे और साथ साथ में आपका मित्र मंडली का भी सहयोग रहे। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर भेजेंगे तभी आपका मित्र मंडली इस ज्ञान से परिचित हो पाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य यही था। तो समय को ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, देखिए बंगाल का विभाजन होने से पहले मैं थोड़ा उसके पीछे तरफ चलता हूँ। पीछे तरफ क्या है, जैसे कि आप जानते हैं देश को आज़ादी कराने के लिए या आज़ाद कराने के लिए और सर्वप्रथम कोई लड़ाई लड़ा गया था या आंदोलन आरंभ किया गया था। वो आंदोलन कौन सा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह। 10 मई बैरकपुर में 1857 ईस्वी में एक मंगल पांडे नाम के एक अंग्रेज हमारे हिंदू ऑफिसर जो थे, भारतीय ऑफिसर जो थे, वो भी ऑफिसर थे, मंगल पांडे भी ऑफिसर थे। उन्हें दिन दहाड़े एक अंग्रेज ऑफिसर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इससे क्या हो गया था, अंग्रेज पूरी तरह से तिलमिला गई थी। और अंग्रेज तिलमिलाने के पश्चात उन्होंने क्या करती है, हमारे भारतीयों के ऊपर में तवातोड़ एक्शन लेती है। जैसे कि तवातोड़ एक्शन करने का मतलब जो भी देश के बारे में अगर कुछ बोलता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। कोई पत्रिका में छप जाए तो पत्रिका को प्रेस को बंद कर दिया जाता था। या कोई मान लीजिए कोई गीत गा दिया देशभक्ति भक्ति के ऊपर में तो उसको बंदी बना लिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, करवास की सजा दी जाती थी, फांसी की सजा दी जाती थी। मतलब तरह तरह के अत्याचार उनको पर करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश समझ गई थी कि अगर यहाँ नहीं दबाया गया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये लोग हमको उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब हमको पुनः ब्रिटेन की तरफ बढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का मेन तो शासन ब्रिटेन में ही था, ब्रिटेन से ही तो लोग आए थे हमारे देश में। ठीक है, अच्छा, तो देखिए भारत को आज़ाद कराने में, जो कि भारत कब आज़ाद होता है, आपका 1947 में आज़ाद होता है। तो 1857 ईस्वी से लेकर और 1947 तक जो समय लगा है आपको भारत को आज़ादी करने में, इसमें हमारे पूर्वजों ने अहम रोल प्ले किए हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर भाइयों ने अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर देश के लिए शहीद हो गए। तो पहले नंबर तो हम उन शहीदों को हम सत नमन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनकी बदौलत ही शायद मैं आज आपके लिए क्लास करा पा रहा हूँ, अन्यथा अगर वो लोग नहीं होते तो मैं आप लोगों को क्लास भी नहीं कर पाता। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ इतने ही पर मुझे तो ब्रिटिश अरेस्ट कर लेती। ठीक है, तो उनकी कुर्बानियों को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए और सदा उनको स्मरण रखना चाहिए। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में, और श्रद्धा और भक्ति के साथ। ठीक है ना, हमको कोई जाति भेद के नजर से उनको देखना चाहिए। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए टॉपिक्स पर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह इसको कहा जाता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह क्या क्या था जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन दिनों में एक एनफील्ड राइफल चलती थी। एनफील्ड राइफल में एक लॉक होता था, तो लॉक को थोड़ा स्लिम बनाने के लिए उसमें एक प्रकार का ग्रीस टाइप का कुछ पदार्थ उपयोग किया जाता था। जो ये अफवाह फैल गया था कि उसमें क्या है, गाय और सुअर के चर्बी फैले हुए। ठीक है, तो गाय और सुअर के चर्बी फैले तो जानते हैं कि सुअर का चर्बी खाना मुस्लिमों के लिए वर्जित है। और हिंदू लोग जो होते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कि गाय को माता के समान पूजते हैं। ठीक है, और उनके कहीं ना कहीं अपनी आस्था है और होनी भी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग क्या करते हैं, गाय का मीट खाना वर्जित समझते हैं और कहीं ना कहीं गाय को एक माता का दर्जा देते हैं और मानते हैं कि हमारे 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं गाय में विराजमान है। ठीक है, तो देखिए, तो 1857 ईस्वी को विद्रोह से लेकर हम इतिहास के नजर से, जो कि आपका 1857 से लेकर 1947 तक जो समय लगा है देश को आजाद कराने में लिए, तो उन समय को, उन अवधियों को मैं 3 भागों बांट रहा हूँ इतिहास के नजर से। ठीक है, तो 1857 से लेकर मैं 1905 ईस्वी तक जाता हूँ, जो कि ये पहला स्टेप है। आज मैं इसी के ऊपर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 1905 से चलिए, 1905 से जब बंगाल का विभाजन और 1919 में क्या है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भी होता है। ठीक है, अब 1919 से चला दिए 1947 में हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। अब तो आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे इतिहास के नजर से।
अब मैं तीनों स्टेप पर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज का डिस्कस करने जा रहा हूँ 1905 ईस्वी में। बाकी जो ये है आपको इसके ऊपर कभी बाद में आपको टॉपिक्स के इन सब टॉपिक्स के ऊपर में मैं बाद में आपको ला दूंगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए आज मैं ये जानने का प्रयास करूंगा। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये कोई एक दिन में बंगाल का विभाजन नहीं होता, बल्कि अंग्रेजों का जो मंशा जो थी बहुत पहले से ही हमारे प्रति खराब थी। खराब इसलिए थी क्योंकि हमारे जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, इस विद्रोह में कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू मुस्लिम जो थे हम लोग आपस में बहुत एक हो गए थे, ठीक है। और एक होने की वजह से हमारी एकता को देखकर ब्रिटिश क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से तिलमिला गई थी, ठीक है। और उन दिनों में हमारे जो दो समुदाय जो थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम थे, कि बहुत बड़े पैमाने पर थे, ठीक है। और एकता से कहीं ना कहीं ब्रिटिश घबरा गई थी। अब जाहिर सी बात है, देश की अगर जनता मान लीजिए अपने राजा के अगेंस्ट में आ जाए तो जैसा भी राजा हो उसको अपना सत्ता को त्याग करना ही पड़ता है। ब्रिटिश का भी यही हुआ, हमारी जनता को तड़पा रही थी और जनता जाग गई। जब जनता जाग गई तो जनता क्या हो गई, उनके खिलाफ बिगुल बजा दिया। बिगुल बजाने के बाद क्या हुआ, आज देखिए वो छोड़कर भाग गए हमको, ठीक है। या उनको हम लोग भगा दिए, वो नहीं छोड़कर भागे, उल्टा हम लोग उनको भगा दिया ब्रिटिशों को, ठीक है। क्योंकि इतना एक्शन लिया गया कि वो शासन करे कि सारे दिन एक्शन का समाधान करे, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। अंततः वो फैसला लेते हैं कि नहीं अब छोड़िए, भारत को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि भारत कैसे आजाद हुआ उसमें तो मैं बताना, अगर थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं, एक लाइन में आपको बताना चाहूं तो ये बताता हूं 1947 के 45 में 1945 में एक ब्रिटेन में इलेक्शन था। उसमें एक लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी ने ये अनाउंस किया कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा। और इत्तेफाक क्या होता है, लेबर पार्टी ही विजय होती है, जिसमें भारतीय लोग सपोर्ट भी करते हैं और जिसके कारण वो अपने वचन के हिसाब से 1947 में देश को आजाद करने का अनाउंस किया था उसको पूर्ण करता है, ठीक है। मैं एक लाइन में आपको बताने का प्रयास किया। तो आप देखिए बंगाल का विभाजन से पहले हमको इन सब टॉपिक्स के ऊपर में हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, माने इन सब नामों को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इन सब देख रहे हैं कुछ नाम है, इन नामों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन था तो इसमें आपको अगर बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम अगर बीजारोपण किया था तो वो कौन था, विलियम ई वार्ड ने किया था। कौन था, विलियम ई वार्ड। इन्होंने ही बंगाल विभाजन का सर्वप्रथम बीजारोपण किया था, ठीक है। अच्छा, बीजारोपण करने के पश्चात ये चलिए इनका अवधि समाप्त होता है, ये चले जाते हैं। इसके बाद दो नंबर में देखिए 1903 ईस्वी में एंड्रू फ्रेंजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर आसीन होते हैं। एंड्रू फ्रेंजर जो थे ये बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर क्या होते हैं, आसीन होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर आसीन होने के साथ इनको ये बताया गया अपने सरकार के द्वारा कि थोड़ा आप बंगाल को सीमा को लेकर थोड़ा विस्तार करना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ ऐसा प्रशासनीय नीतियों को अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन ये भी कम नहीं थे, ये भी एंड्रू फ्रेंजर भी कम नहीं थे। इन्होंने बंगाल के विभाजन में ही सबसे ज्यादा रूल अप्लाई किया है, ये भी कम नहीं थे। अच्छा, 3 नंबर में आते हैं असम प्रदेश का मुख्य आयुक्त तो ब्यामफील्ड फुलर, ठीक है, ब्यामफील्ड फुलर। ये 2 जन मिलकर आपका ये क्या करते हैं, दोनों ऑफिसर लेवल के इंसान थे। तो पूरी तरह से ये विलियम ई वार्ड तो ऑलरेडी बना के चले गए थे, उसी में थोड़ा बहुत सुधार किए ये लोग, थोड़ा बहुत सुधार किया। कौन, एंड्रू फ्रेंजर और ब्यामफील्ड फुलर ने ये थोड़ा बहुत सुधार करके क्या करते हैं, पूरे फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट बनाते समय में क्या करते हैं, भारत सचिव रिलजी द्वारा सितंबर 2003 में प्रकाशित किए जाने के पश्चात इसका नाम रिलजी पेपर पड़ा, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं, उस समय सचिव जो थे भारत का कौन थे, रिलजी थे। भारत का सचिव कौन थे, रिलजी थे। कौन, कब समय में था, सितंबर 1903 ईस्वी में। ये क्या करते हैं, ये दोनों बनाकर किसको देते हैं, रिलजी को देते हैं। अब रिलजी इसको क्या करते हैं, आप फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, माने किसके पास जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास जाएंगे। गवर्नर जनरल उनके में कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बताता हूँ, जो गवर्नर का जो पद था ना, पहले गवर्नर का पद नहीं था। देखिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश एक रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या होता है, गवर्नर पद क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। इससे पहले आपका गवर्नर पद नहीं था, ठीक है। तो 6 जुलाई 1904 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्र ने जो थे, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संपादित संजीवनी पत्रिका में बंगाल का सर्वनाश बोल के छपा उन्होंने लिखा। क्या लिखा, संजीवनी पत्रिका जो थी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है।
परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। संजीवनी पत्रिका का संपादन को किसने किया था? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। तो देखिए 1904 ईस्वी में ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा मैगजीन के जरिए, पत्रिका के जरिए, साप्ताहिक पत्रिका के जरिए बता दिया गया था कि बंगाल का सर्वनाश होने जा रहा है, इसमें जनता को एक होना अत्यंत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो जनता थी कहीं ना कहीं एक हो रही थी, ठीक है। अब ब्रिटिश को अगर देखा जाए, ब्रिटिश अगर बंगाल विभाजन का अगर पहला उद्देश्य देखा जाए तो बंगाल विभाजन का पीछे इसका पहला उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम को एकता को क्या करना है? तोड़ देना है, ठीक है। माने इसमें हिंदू और मुस्लिम के एकता में क्या करना है, या एकता भाईचारे में क्या करना है? फूट डालना है। मैंने कहने का जिससे दूध में नींबू डालना, ठीक है। तो दूध ऑटोमेटिक फट जाएगा, किसी काम का लायक नहीं रहेगा। तो दूध हम लोग थे और नींबू कौन था? ब्रिटिश था। या पकड़ के चलिए, गला हमारी थी तो छुरी ब्रिटिश का था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माने हमारी कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम या भारत में रहने वाले जो भी लोग थे। तो कृष्ण कुमार मित्र जो थे वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने मैगजीन में छापे कि देखिए बंगाल का सर्वनाश होने जा रहा है। इससे क्या हुआ? आम जनता पूर्ण रूप से एग्रेसिव होने लगी, समझ गई, और जनता जागरूक होने लगी। जनता जागरूक हो भी क्यों ना, क्योंकि उन दिनों में आपका 1911 ईस्वी तक जो था कलकत्ता जो था, वर्तमान जो कलकत्ता देखते हैं, कलकत्ता क्या था आपका? भारत का राजधानी हुआ करती थी उन दिनों में। भारत का राजधानी था कलकत्ता था। तो कलकत्ता जानते हैं, कलकत्ता आज जो उन दिनों में कलकत्ता शहर का जो निर्माण है 3 गांवों को मिलाकर हुआ है, कालीघाट, सूतानुटी और गोविंदपुर। क्या था? कालीघाट, है ना, कालीघाट, सूतानुटी और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो था, 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो कलकत्ता उन दिनों में क्या हुआ था? भारत का राजधानी हुआ था। अब जाहिर सी बात है, भारत का राजधानी रहेंगे तो सारे लोग उसमें क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, मतलब अंशतः शिक्षित होते हैं, समृद्ध होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है। किसी भी राजधानी में जाकर देखिएगा तो आपको अनपढ़ गंवार बहुत कम ही लोग मिलते हैं, मतलब अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम परसेंटेज होता है, और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। तो उन दिनों में भारत का राजधानी कौन सा हुआ करता था? 1911 ईस्वी में आपका कलकत्ता था। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं चाहते थे कि इसको कहीं अगर हम कमजोर कर दे, कलकत्ता बोले तो पूरी बंगाल, ठीक है। मैंने कलकत्ता कहने का मतलब पूरी बंगाल नहीं, मैंने इसका प्रभाव जो था पूरी बंगाल पर पड़ता था ना, ठीक है, पूरी बंगाल पर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश चाहती थी इसको कमजोर कर देना, यहाँ के लोगों को कमजोर कर देना, प्रशासनिक नजरिए से इनको कमजोर कर देना। तो प्रशासनिक नजरिए से अगर कमजोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी आपसी एकता में क्या पड़ जाएगी? फूट पड़ जाएगी। और आपसी एकता में फूट पड़ जाएगी तो यहाँ इनको प्रशासनिक नीति को अप्लाई करने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं? पहला नंबर आपसे में फूट डालने का प्रयास करते हैं। तो उन दिनों में जो है बंगाल को 2 भागों में बांटते हैं। बंगाल के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, बंगाल का अगर 2 भाग देखा जाए तो उड़ीसा और बिहार को एवं पूर्वी बंगाल कहता है। देखा, अगर वो यहाँ पर अगर बिहार को यहाँ पर बिहार देख लेंगे तो ठीक बिहार से यहाँ पर ही सटा है उड़ीसा, ठीक है। ये बिहार है तो यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बंगाल अगर देख लिया जाए, ये बंगाल को देख लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपका आसाम को देख लीजिए, ठीक है। तो इसको पूर्वी बंगाल कहा गया है, इसको पूर्वी बंगाल, और इसको पूर्वी बंगाल, और इसको पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना गया, ठीक है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना गया। तो आप बोलेंगे कि सर डिवाइड करने से क्या प्रॉब्लम? आखिर तो हम लोग थे तो एक ही देश में। नहीं भैया, देखिए, कभी प्रशासनिक क्षेत्र से नजरिए से अगर किसी भी सेक्टर को अप्लाई किया जाता है, किसी भी सेक्टर में कुछ रूल्स अप्लाई किया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है इंसान। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 भाई आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, लेकिन आंगन के पीछे पीछे एक साधारण से एक वाल खींच दे बंटवारा करके, तो देखिएगा वो वाल भले ईट से, सीमेंट से, रड से बने होते हैं, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दीवार भी क्या करता है? आपसी भाईचारे में बहुत बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ तो देश को, यहाँ एक राज्य को बांट दिया गया था, अंचल को बांट दिया गया था, तो क्यों ना प्रभाव पड़े? तो प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम जनता थोड़ा आपस में मतभेद भी होने लगी थी।
तो मतभेद तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मैं कहाँ चला जाऊंगा, स्वदेशी आंदोलन में। अच्छा, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए बंगाल विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, जो कि जिसमें महात्मा गांधी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। कई जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो मैं उस पर आपको अलग से स्वदेशी आंदोलन को मैं अलग से लेकर आ जाऊंगा, उसके लिए वीडियो, ठीक है। आपको विस्तार से समझाने के लिए ही मैं संक्षेप में सिर्फ बंगाल विभाजन ही लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, आपको जिससे समझ में आ गया कि कालीघाट, सुतानुटे और गोविंदपुर को मिलाकर एक गांव हुआ करता था। ये तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बनता था। क्या है कलकत्ता शहर? वर्तमान में अभी जो आप कलकत्ता देख रहे हैं, ठीक है, कलकत्ता आप लोग घूमने भी जाते हैं। दुर्गा पूजा भारत में सबसे बढ़िया अगर दुर्गा पूजा होता है तो कलकत्ता में होता है, ठीक है। ऐसे तो भारत का हर राज्य में पूजा होता है। नवरात्रि के रूप में हिंदी भाषी लोग भी पूजा करते हैं, बंगाली लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन जनरली बंगाली लोग अगर धूमधाम से कहीं मनाते होंगे दुर्गा पूजा तो वो कलकत्ता में मनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये छापने के यहाँ तक मैं आ गया था। अभी आपको 6 जुलाई 1904 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्र ने द्वारा संपादित संजीवनी पत्रिका में बंगाल का सर्वनाश का विषय में छपा गया था। अब आता है लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल को क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। तो इनका बंगाल में 2 भागों में बांटने के पीछे इनका कई उद्देश्य ये होता है। जैसे कि देखिए, पहला उद्देश्य ये होता है कि देखिए इनका उद्देश्य के कई उद्देश्य लागू करते हैं या कई कंडीशन लगाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या रखते हैं कि देखिए, असम की राजधानी जो होगी, जो कि असम की राजधानी उन दिनों में शिलोंग हुआ करती थी, तो शिलोंग से स्थानांतरित कर क्या करते हैं, असम की राजधानी कहाँ होगी, ढाका होगी। तो ढाका ये वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। अगर जैसे मान लीजिए अगर उन दिनों में अगर ब्रिटिश से काम कर देती, तो जैसे कि अभी असम की राजधानी जो है तेजपुर है, जो गुवाहाटी उसका माने शहर है, बड़ी शहर है, ठीक है। तो उसी गुवाहाटी में ही तेजपुर आते हैं, ठीक है। तो असम में गुवाहाटी में राजधानी ना होकर कहाँ होती थी, ढाका। मतलब हर प्रशासनिक काम जो होता था कहाँ होता, ढाका में होता। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो आसाम के लीडर थे गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले, है ना। तो उन्होंने जमकर विरोध भी किया था उन्होंने कि ढाका आसाम की राजधानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हालांकि बहुत बड़ा षड्यंत्र भी था, है ना। ब्रिटिश क्या कर रही थी, बंगाल विभाजन के जरिए मुस्लिमों को थोड़ा फुसला दी थी। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम को बोलेगा, अरे भैया आप लोग क्यों हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रह रहे हो, एक काम करो, तुम अपने से कुछ नियम अप्लाई करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय थे, तो उनको भी लगा हाँ ये तो बात सही है, क्यों ना हम लोग अलग से कुछ संगठन बनाए या कुछ वो करे। तो उन्होंने एक मुस्लिम लीग बनाया था, जो कि 1906 ईस्वी में बना दिया था, ठीक है। तो उन लोगों को फुसला उछला कर इसके क्या कर लिया था, ब्रिटिश अपने कैप्चर में कर लिया था, और अपने मैंने सोच लीजिए अपने फेवर में रख लिया था। जिसके फसलों क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग भी चाहते थे कि एक षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर कि आसाम की राजधानी कहाँ हो जाए, ढाका हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो उन दिनों में ढाका राजधानी बनाने का प्लानिंग चल रहा था, लेकिन उनके जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा था, देखिए, जो कि जब तक मान लीजिए ढाका में या कोलकाता में मान लीजिए इन क्षेत्रों को चलाने के लिए कोलकाता को या ढाका में जब तक हाई कोर्ट ना बने तब तक कहा गया कि देखिए, जब तक ढाका में अगर मान लीजिए हाई कोर्ट नहीं बन रहा है तब तक क्या किया जाए, आपका जो कोलकाता की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ही इसको कंट्रोल में किया जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अब देखा जाएगा आपको कि बंगाल का विभाजन जो होता है आपका वो पिछली तौर से आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बंगाल के विभाजन आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और क्लास समाप्त करने से पहले मैं पुनः उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। कमेंट तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आपका अच्छा हो या बुरा हो वो फैक्टर नहीं होता है। कि ये
जरूर हमको समझ में आती है कि मेरा वीडियो किस तरह का है। ठीक है, अगर बुरा भी कमेंट करना चाहते हैं तो मैं बेझिझक बोलूंगा। बुरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लीजिएगा, चैनल से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित ही आप कमेंट कीजिएगा। तो मुझे भी शायद आपके अगर किसी इतिहास में, अगर मान लीजिए इतिहास के नजरिए से अगर आप इस टॉपिक्स के विषय में कुछ जानते हैं तो उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरा भी थोड़ा विस्तार, ज्ञान के जो सीमा है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, और कहीं ना कहीं मैं भी सीखता हूँ, तब मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।